नमस्कार मित्रों, आज दोबारा आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। आज हल्की फुल्की बातें करेंगे हम आपस में। यूनाइटेड स्टेट्स के यानी अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, बहुत मशहूर थे, आपने भी सुना होगा। उनके बारे में एक कथा प्रचलित है। लोग एक कहानी कहते हैं उनके बाबत जो उनके आइडियोलॉजी से जुड़ी है। बहुत महान प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स। मैं समझता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में जितने प्रेसिडेंट हुए उनके में जो दो चार बेहतरीन हुए उनमें से एक थे अब्राहम लिंकन। 1861 से 1865 तक का उनका कार्यकाल था। उनके बारे में एक कथा है कि एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने सोचा कि चलते हैं भाई, थोड़ा अपने देश के किसानों का हालचाल जानते हैं। तो दूसरे दिन उन्होंने अचानक प्रोग्राम किया कि थोड़ा गांव की तरफ चलते हैं, गांव घूमते हैं। गांव घूमने के लिए उन्होंने जब योजना बनाई तो प्रेसिडेंट थे, पूरे तामझाम के साथ गांव की ओर चले। और उस समय बग्गी चलती थी, विक्टोरिया, बहुत आरामदायक लग्जरियस होती थी। तो अपनी बग्गी में बैठकर वो चले और सामने उनका कोचवान था जो बग्गी चला रहा था। गांव के बीच से जब वो गुजरने लगे, चारों तरफ खेत खलिहान, हरियाली, किसान काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति गुजर रहे हैं रास्ते से। किसानों ने देखा, सब दूर दूर से खड़ा होकर देख रहे हैं। जब एक खेत में किसान काम कर रहा था, करीब से बग्गी गुजरी। उस किसान ने जब अपने प्रेसिडेंट को देखा तो वो खड़ा होकर और सर झुकाकर उनका अभिवादन किया। जब उनका अभिवादन किया तो राष्ट्रपति खड़े थे। इन्होंने अभिवादन का उत्तर कमर से झुककर, दोहरा होकर, यानी बो के स्थिति में उसके अभिवादन का उत्तर दिया। किसान खुश हो गया, ये आगे बढ़ गए। बात सामान्य है, मगर कोचवान से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके प्रेसिडेंट से पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वो एक किसान है, आप राष्ट्रपति हैं, उसका फर्ज है आपको सर झुकाकर अभिवादन करना, यहां तक तो ठीक है, मगर आपने कमर से झुककर उसके अभिवादन का उत्तर दिया। मैं इसका मतलब नहीं समझा। तो राष्ट्रपति मुस्कुराए। मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि मैं समझाता हूं तुम्हें। जानते हो, मैं चाहता हूं कि नम्रता में और विनय में भी कोई मुझसे बाजी न मार जाए, मैं उसमें भी सबसे आगे रहूं। ये था प्रेसिडेंट का उत्तर। तब के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट, नेता, राजा। और इसके साथ साथ एक और प्राचीन कहानी चलती है। मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में, मुझे देश का नाम याद नहीं, कहीं के एक राजा थे हारून रशीद। हारून रशीद बड़े मशहूर और पॉपुलर राजा थे। प्रजा बहुत खुश थी उनके राज्य में। बड़े साधारण थे, सिंपल खाना खाते थे, एक टाइम खाते थे और एक लुंगी खरीदते थे वो, और एक साल तक उसी लुंगी को दो टुकड़ा करके वो पहनते थे, ऊपर नंगा ही रहते थे। राज दरबार में भी बैठते थे तो ऊपर कोई कपड़ा होता नहीं था। राज्य के लोग भी आश्चर्यचकित थे, दरबारी, कि भाई बादशाह हैं आप और आप इस तरह रहते हैं, तो वो मुस्कुरा देते थे। एक दिन की बात है कि वो अपने दरबार में बैठे हुए थे, मजलिस लगी हुई थी, राज्य के बारे में बातें हो रही थी। तो एक विदेशी मेहमान आया था, उसने पूछा कि हुजूर, आपसे एक बात पूछूं? बोला, हाँ भाई पूछो। बोला, आप बादशाह हैं और एक लुंगी आप एक साल चलाते हैं, ऊपर कुछ पहनते नहीं, ऐसा क्यों? बादशाह को तो तमाम तामझाम होना चाहिए। हारून रशीद ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा, भाई देखो, हमारे देश में आज भी मैं असफल हूं अपने देश के 100 में से 30 लोगों को पूरे बदन पर कपड़ा मुहैया कराने से। बादशाह होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। 100 में 30 लोग ऐसे हैं जिनके मतलब एक लुंगी में ही उनका गुजर होता है, ऊपर कपड़ा नहीं है। और 100 में 30 लोग ऐसे हैं जो एक टाइम ही भोजन करते हैं, 2 टाइम का भोजन मुहैया नहीं होता। तो तुम बताओ, ऐसे देश का बादशाह होकर मैं 2 टाइम 3 टाइम भोजन कैसे कर सकता हूँ, या मैं ऊपर कपड़ा कैसे पहन सकता हूँ? मैं तब तक नहीं अच्छा कपड़ा और बादशाही कपड़ा पहनूंगा जब तक मैं अपने देश के हर व्यक्ति को उसी तरह का कपड़ा मुहैया न करा दूं।
ये दो राज्य के, दो कालखंड के नेता और बादशाह हुए। और आज स्थिति क्या है? एक छुटभैया नेता को भी वीआईपी कहलाने का शौक है। विदेश से आयातित किया हुआ इंपोर्टेड वर्ड है। प्रशासनिक अधिकारी हो, जरा भी किसी के पास कुछ ज्यादा हो तो वीआईपी का कहलाने से वो गर्व महसूस करते। और जो हमारे देश के उच्च स्तर के नेता है वो तो वीवीआईपी कहे जाते हैं। तुलना कीजिए ना, 1861 उसके पहले हम अविकसित थे। कहते हैं मध्यकाल था तो ये था वो था, साइंस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, और आज सब कुछ है। मगर हम इंसान के नाते कम से कमतर होते जा रहे हैं। हमारे देश में एक कवि हुए हैं मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी कुछ पंक्तियां हैं जिसमें एक प्रश्न छिपा है। उन्होंने देश से किया था और मैं समझता हूं आज भी उनका प्रश्न अनुत्तरित है, अनएंसर्ड है। आज उनकी पंक्तियों से ही मैं अपनी इस बात को विराम दूंगा। गजानन माधव मुक्तिबोध जब लिखते थे, फाका कसी और गरीबी में तो उनकी जिंदगी गुजरी। जब लिखते थे तो लोग समझते नहीं थे उनकी बात, लेकिन कुछ दिनों के बाद, उनके मृत्यु के बाद, कम उम्र में मर गए थे, जब लोगों ने उनकी बात को समझा तो हाहाकार मच गया। तो उनकी ही पंक्ति में आपके सामने कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। मुक्तिबोध ने एक प्रश्न उठाया है। वो कहते हैं एक आदमी है जो रोटी बनाता है और एक दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है। देखिए, एक आदमी है जो रोटी बनाता है और एक आदमी है जो रोटी खाता है। मगर दोस्तों, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बनाता है और ना ही रोटी खाता है, वो केवल रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, वो तीसरा आदमी कौन है? मगर मेरे देश की संसद मौन है और आज तक मौन है। वो तीसरा आदमी कौन है जो ना रोटी बनाता है ना रोटी खाता है, वो केवल रोटी से खेलता है? तो दोस्तों, ये प्रश्न मैंने आपके सामने उपस्थित किया। अब चिंतन करें कि वो तीसरा आदमी कौन है। कब तक हम किसी कृष्ण का इंतजार करेंगे जो आकर दुनिया बदल देंगे और देश के लोग सुखी हो जाएंगे, हमें अत्याचार से निजात मिल जाएगा? अगर हमें कृष्ण का प्रतीक्षा ही करना है तो मैं समझता हूं करोड़ों वर्ष भी कम ही है। तो ठीक है दोस्तों, आज इसी प्रश्न के उत्तर के तलाश में मैंने ये प्रश्न आपके सामने दिया, और इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए, आपकी मंगल कामना करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।